गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फाववाद के हेनरी मैटिस के पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। यानी कि इसका आधा पार्ट मैंने हेनरी मैटिस के जीवन का कुछ पार्ट मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बताया था। आज मैं आपको इसके आगे का बताना जा रही हूँ। हेनरी मैटिस फाववाद के चित्रकार हैं। इन्होंने फाववाद के टेक्निक में काम किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कला के सभी अंगों की समुचित रचना यही चित्र संयोजन है। आधुनिक कला के विकास का यही मूल सिद्धांत है। 1907 की सलोदोतान में सेजान की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। उनके अध्ययन से मैटिस की कला में गोगिया की अलंकारिकता के साथ सेजान की रचनात्मकता व आकारों के सरलीकरण ने प्रवेश लिया। 1908 में उनका बनाया हुआ चित्र कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं स्पष्ट रूप से सेजान के चित्र स्नान मग्नाएं से प्रभावित था। फाव चित्रकारों में मैटिस अधिक सावधान व विलक्षण थे। अतः सेजान की महानता को वे तुरंत पहचान गए। सेजान की रचना प्रधान शैली एवं फाववाद के विशुद्ध रंगांकन के बीच की विसंगति के बारे में जब मैटिस से पूछा गया, तब उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया। विशुद्ध रंग, पूर्ण विशुद्ध रंगों का प्रयोग, मैं कहूँगा नहीं। सेजान ने सफ़ेद व काले रंगों से भी आकारों को सामर्थ्य प्रदान किया है। मैटिस ने भी रंगों के स्वाभाविक रचना सामर्थ्य को अनुभव किया और उसी रूप में उनको प्रयोग करना प्रारंभ किया। उस समय पिकासो व उनके घनवादी अनुयायियों के प्रयत्नों से कला में रचना का महत्व बढ़ता जा रहा था और मैटिस भी अनुभव कर रहे थे। केवल आंतरिक भावनाओं पर निर्भर रहकर स्थायी महत्व की कला निर्मित नहीं की जा सकती। इसके लिए तर्क शुद्ध रचना करना आवश्यक है। 1908 में मैटिस ने चित्रशाला खोली। जब उनके चित्र बिकने लगे व उनकी आर्थिक स्थिति में अब काफ़ी सुधार आ गया था। उनके जो विद्यार्थी फाव कला द्वारा अविलंब चित्रकार बनने की आशा करते थे, उनके लिए वे कहते थे, पहले निसर्ग के नियमों को तो समझ लो, उसके बाद में उनको तोड़ देना। रस्सी पर चलने का प्रयत्न करने से पहले ज़मीन पे तो चलना सीखो। सेजान की कला के अतिरिक्त पर्शियन कला 1920 में म्यूनिक में हुई इस्लामी यात्राएं आदि विभिन्न प्रभावों से लाभ उठाकर मैटिस ने अपनी आरंभिक खलबली युक्त आवेशपूर्ण फाव अंकन पद्धति को शुद्ध रूप दिया और स्थायी महत्व की कलाकृतियां बनाई। अब उनकी कलाकृतियों में आकर्षक मनोहर रंग संगति, लयबुद्ध बाह्य रेखा से अंकित सरलीकृत सुगठित आकार, अनोखा निर्दोष संयोजन, एवं अनेक गुण दृष्टिगोचर हुए। वे बहुत ही आकर्षण व प्रसन्न बन गई। उनको भित्ति चित्र का भी बहुत बड़ा काम मिला। इस अनुभव से विजेंटाइन व एशियाई कला के अध्ययन से उनके चित्रों को भित्ति चित्रों की भव्यता प्राप्त हुई। अमेरिकन चित्र संग्राहक लियो स्टाइन व साहित्यिक भगिनी गर्टुअर्ड स्टाइन ने मैटिस के उनके चित्रों को खरीदकर उनको बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त रशियन पूंजीपति शुकीन व सेमांत उनके चित्रों के प्रमुख खरीदार थे। उनके अनुभव से एवं विजेंटाइन एवं एशियाई कला के अध्ययन से उनके चित्रों में को भित्ति चित्रों की भव्यता भी हमें प्राप्त हुई। हमें ये सब देखने को मिलता है। उनके प्रमुख चित्रों में लाल चित्रकला कक्ष, पियोना वादन का अभ्यास, ग्रह के अंदर का भाग, सफ़ेद पर विशेष प्रसिद्ध है। बहुत से चित्रों में ग्रह के अंतर्गत भागों के दृश्य व रंग संगति पर मोरक्को के रंग बिरंगे वातावरण का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उनके
शौकीन के लिए मातिस ने संगीत व नृत्य शीर्षक के 2 फलक चित्र भी बनाए, जिससे उनकी रशिया में ख्याति प्राप्त होकर वहाँ उनके बहुत सारे चित्र बिकने लगे थे। करीब 1920 तक मातिस की शैली स्थिरता व रचना का भाव लिए हुए है। 1920 के करीब जो उनकी कला शैली उत्साहित हुई और रचनात्मकता के साथ उनकी अंकन पद्धति में भी हमें नया जोश देखने को मिलता है, किंतु अंकन पद्धति सावेश होते हुए रचना में कहीं ढीलापन नहीं है। तुर्की जनान खाने की अर्धवस्त्र विवस्त्र स्त्रियों के कई चित्र औदलिस इस नई शैली के सुंदर उदाहरण हैं। पृष्ठभूमि में अंकित पर्दों, जालियों एवं जनान खाने के भीतरी रंग बिरंगे वातावरण से भिन्न आलंकारिक व रंग संगतियाँ बहुत ही अनोखे व आकर्षक बन गए हैं। 1925 में फ्रेंच सरकार ने उनको राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया। अब वे विश्वविख्यात हो चुके थे। 1927 के पीट्सबर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनके चित्र आयोजित किए गए, वहाँ उनको प्रथम पुरस्कार मिला। 1930 में दुनिया की सैर करके टाहिती में उन्होंने गोगिया का निवास स्थान देखा। उनके अंतिम 20 साल के चित्र पूर्णतया द्विमिति युक्त व रेखात्मक थे। उनमें कमाल का सरलीकरण था। वे कहीं पर्याप्त वस्तु और कहीं पर्याप्त वस्तु निरपेक्षता भी देखने को मिलती है। 1943 में मातिस ने वांस को अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ उन्होंने रंगीन कागज़ों को काट कर चित्र रचनाएं की एवं पुस्तक चित्रण किया। 1948 से 1951 तक उन्होंने वांस के गिरजाघर की साज सज्जा के लिए भित्ति चित्र, रंगीन कांच एवं पवित्र वस्त्रों के अलंकरण आदि कला कार्य किए, जो उनकी कला के उत्कृष्ट का मान बिंदु है। 1952 में ल कातो में मातिस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। वृद्धावस्था में जब वे खड़े होने में भी असमर्थित और तथा लंबी डंडी के कोयलों में टुकड़ों को फंसाकर वे भित्ति चित्रण करते, तब कभी कागजों को काटकर चित्र बनाते, वे नौकरों से दीवार पर चिपकवाते थे। 1954 में इस महान चित्रकार का नाइस में स्वर्गवास हो गया, जब तक उनका स्वप्न साकार हुआ था, जो उनके शब्दों में था, मैं जिसको स्वप्न में देखता हूँ बस वही कला है, जिसमें संतुलन, विशुद्धि तथा समानता है, जो आराम कुर्सी के समान विश्रामदायिनी है। उनकी निजी कला भी ऐसी ही है। उन्होंने यह भी लिखा था कि कलाकृति प्रत्यक्ष या प्रतिरूप नहीं होती, उनका जन्म कलाकार के मन में होता है। उसमें स्थायी कलात्मक गुण व विचार होने चाहिए एवं इसके अतिरिक्त प्रसन्नता। यह सब अभिव्यक्ति संबंधी समस्याओं का सुदीर्घ चिंतन करके प्राप्त किया जा सकता है। मातिस स्वयं ऐसी ही अविरल साधना थी। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा हेनरी मातिस ख़त्म होता है। धन्यवाद।